गुड आफ्टरनून। आपका टारगेट क्लासेज में स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था गांधी युग के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण बेटा, जो कि यूरोप में कई देश हैं, उसी यूरोप में एक देश है जर्मनी। आज उसका एकीकरण करना है। किस तरह से जर्मनी जो 300 भागों में विभाजित था और उसको एक होने में कितना समय लगा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उस एकीकरण को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जर्मनी का एकीकरण, जो कि जर्मनी का एकीकरण। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, जो जर्मनी का एकीकरण लिखा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क जो विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, और जर्मनी जो 300 भागों में बटा हुआ था, उन 300 भागों में, जैसे आपको हम मैप के आधार पे बताते हैं, माना ये जर्मनी है और जर्मनी का जो ऊपरी हिस्सा है ये है प्रसा, ये है प्रसा। अब कई टुकड़ों में जर्मनी इसी तरह से 300 भागों में लगभग बढ़ चुका है। और जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा था वो था प्रसा। प्रसा का जो शासक बना 1862 ईस्वी में, ऑटो ऑन बिस्मार्क, उसका उद्देश्य था कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए, ताकि हमारे देश का जो विस्तार है, हमारे देश की जो अखंडता, एकता है, वो बरकरार रह सके। जिसके चलते क्या कहते हैं, जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसने सबसे पहले अपने यहाँ उसने शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। क्या कर दिया? शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था बेटा? इसका उद्देश्य ये था कि जो प्रसा होगा उसमें मुक्त शिक्षा होगी और अनिवार्य होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शिक्षा है, अगर देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा रहेगा, देश का प्रत्येक नागरिक अगर पढ़ करके आगे निकलेगा, तो उसे कहीं ना कहीं अपने देश के बारे में, कहीं ना कहीं उसे अपनी एकता के बारे में समझ में आ जाएगा। इसीलिए ऑटो ऑन बिस्मार्क ने मुक्त शिक्षा और क्या कहते हैं, इस शिक्षा को अनिवार्य किया, मुक्त बना दिया। जिसके चलते कहा जा सकता है कि यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये जो 300 राज्य आपको दिख रहे हैं जर्मनी के अलग, और ये जो प्रसा आपको दिख रहा है, तो यहाँ के जो व्यापारी होते थे, प्रसा के जो व्यापारी होते थे, अगर वो व्यापार करने के लिए इन 300 राज्यों में मान लो आते थे, इन 300 राज्यों में कोई भी व्यापारी आएगा तो उसे सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो कई ऐसे गरीब व्यापारी, कई ऐसे मजबूर व्यापारी होते थे जो टैक्स के चक्कर में, कर के चक्कर में व्यापार को करने जाते ही नहीं थे। और यही कंडीशन इधर भी बनी हुई थी कि जो इधर जर्मनी के अलग राज्य थे, वो प्रसा में क्या कहते हैं, व्यापार करने नहीं जाते थे। इसीलिए जब प्रसा का चांसलर ऑटो ऑन बिस्मार्क बना 1862 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1862 ईस्वी में बिस्मार्क जो है वो क्या बन गया है? ऑटो ऑन बिस्मार्क जो था बेटा, 1862 में जर्मनी का चांसलर बन गया है। जर्मनी का चांसलर बन गया है, और कहा जाता है चांसलर बनते ही उसने क्या कहते हैं, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने सबसे पहले यहां पर क्या किया कि उसने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने पढ़े लिखे लोगों को भेजा, ताकि जाकर के उनको जो है वहां समझाया जा सके कि आप जो है, जो व्यापार आप सीमा शुल्क दे करके आते हैं करने के लिए, हमें भी देना पड़ता है, आपको भी देना पड़ता है, ये सीमा शुल्क ना देना पड़े, हम लोग मुक्त व्यापार एक दूसरे से करने लगे। जिसके चलते कहा जा सकता है ये फैसला जो था उसका एकदम सही साबित हुआ, और दोनों जो 300 टुकड़ों में जर्मनी था, हर एक टुकड़ा मुक्त व्यापार करने के लिए मान गया। अब इससे क्या हुआ, जैसे जैसे एक टुकड़ा प्रसा एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया, जिसके चलते कहा जा रहा था व्यापार के चलते उनका संबंध भी गहरा होता चला गया। और जब संबंध गहरा होता चला गया, तब ऑटो ऑन बिस्मार्क समझ चुका था कि अब अगर हम कुछ करते हैं
तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसीलिए 1862 में ही किसने, बिस्मार्क ने बेटा क्या किया, आपको याद होगा, फ्रैंकफर्ट जो इस राजधानी हुआ करती थी फ्रैंकफर्ट, क्या कहते हैं, फ्रैंकफर्ट में क्या किया, जो फ्रैंकफर्ट राजधानी थी और उसमें जो राजकोष था, राजकोष, उस राजकोष को किसने निकाल लिया, राजकोष को निकाला बिस्मार्क ने। निकाला किसने बेटा, बिस्मार्क ने निकाला। बिस्मार्क ने उस राजकोष को निकाल लिया और निकाल करके उसने क्या किया, इस धन को निकालने के बाद उसने खर्चा कर दिया किस पर, अपनी सेना पर। किस पे खर्चा किया, सेना पर। किस पे खर्चा किया, सेना पर खर्चा किया। अब जो जर्मनी के 300 हिस्से थे उनमें क्या कहते हैं, आपस में वो लोग चिल्लाने लगे कि फ्रैंकफर्ट का जो राजकोष था वो हम सब का था, आपने उसे अकेले कैसे लेकर के खर्च कर दिया। तो बिस्मार्क ने बताया कि हमने उसे क्या कहते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि मैंने उसे सेना पर खर्च करने के लिया है। और जैसे ही उसने सेना पर खर्च किया, नए नए हथियार उसने सेनाओं को दिलाया, तुरंत क्या कहते हैं, बिस्मार्क की सेना ने डेनमार्क पर हमला कर दिया। किस पे हमला कर दिया, डेनमार्क एक देश था। अब आपको बताएं अगर मैप के जरिए बेटा, तो ये जो आप ऑस्ट्रिया देख रहे हैं, ये ठीक इसी के ऊपर ऐसे डेनमार्क आता है। क्या आता है, डेनमार्क आता है। अब डेनमार्क पर हमला किसने कर दिया, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क ने। डेनमार्क को उसने अपने अधिकार में ले लिया। डेनमार्क को बिस्मार्क ने क्या कर लिया, अधिकार में ले लिया। और अधिकार में लेने के बाद में बेटा कहा जाता है कि जब अधिकार में ले लिया तो उसने साफ साफ बता दिया कि मैं पैसा जो है सेना पर खर्च किया और डेनमार्क अब हमारे कब्जे में है। तो जितने भी 300 टुकड़े थे उनको भी ये लगने लगा कि ये बात सही है। अब हमें जर्मनी का एकीकरण करना बहुत आवश्यक हो गया है, जिसके चलते वो सब बिस्मार्क के बताए हुए नियमों पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन एक बात गौर करिएगा बेटा, जो बिस्मार्क था उसके आगे सबसे बड़ी समस्या फ्रांस बना हुआ था। कौन बना हुआ था, फ्रांस बना हुआ था। अब जो बिस्मार्क था अपनी समस्या से कैसे निपटेगा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, रसिया ऐसे महान देश थे जो इटली जर्मनी के एकीकरण के लिए बाधा बने हुए थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बिस्मार्क था उसे गुप्त संधियों का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब उसके सामने, आपको मैं मैप के द्वारा बताना चाहूंगा, इधर हम देखते हैं ये आपका जर्मनी हुआ और इधर अगर आप देखते हैं बेटा ये आपका फ्रांस हुआ, इधर आप देखते हैं तो ये आपका इटली हुआ, इधर आप अगर देखते हैं तो आपका बड़े में एक रसिया देश आ जाएगा और क्या कहते हैं इधर आप देखते हैं तो आपको इंग्लैंड मिल जाता है। तो हम नाम लिख देते हैं, एक का नाम हो जाएगा जर्मनी जिसका एकीकरण हमको करना है, इधर जर्मनी हो जाएगा, इधर रूस हो जाएगा, इधर इटली हो जाएगा और इधर क्या कहते हैं फ्रांस हो जाएगा। और एक देश जो सबसे बड़ी बाधा का कारण बनता था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया जो था ऐसा देश था जो खुद तो जीता नहीं था, दूसरों को भी जीने नहीं देता था। ये ऑस्ट्रिया, इस ऑस्ट्रिया के जरिए जर्मनी का एकीकरण कभी संभव हो ही नहीं सकता था। इसलिए, और ऑस्ट्रिया ऐसा देश था जिसका संबंध इटली से भी, फ्रांस से भी और हम कह सकते हैं इंग्लैंड से भी इसका संबंध अच्छा था। अब आप गौर कर सकते हैं ऑस्ट्रिया का संबंध इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस से अगर अच्छा है, और अगर यहां से प्रसा जो अभी अलग देश, अलग माना जा रहा है, अगर प्रसा का चांसलर जो बिस्मार्क है, प्रसा का चांसलर जो बिस्मार्क है, अगर ये डायरेक्ट ऑस्ट्रिया पर हमला कर देता है तो ये सबको बुला लेगा और सारे देश इसकी मदद कर देंगे, प्रसा का कंडीशन खराब हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अब इसे इस चुनौती से निपटने के लिए ये अब क्या करेगा, ये प्रसा का चांसलर बिस्मार्क अपना एक राजदूत जो है कहां भेजेगा, अपना एक राजदूत प्रसा से भेज देगा फ्रांस। फ्रांस जब भेज देगा तो वह अपने राजदूत को सारी बातें बता करके भेजता है और जब राजदूत फ्रांस पहुंचता है तो फ्रांस में साफ साफ कहता है फ्रांस के राजा से कि जो प्रसा का राजा
बिस्मार्क है वो ऑस्ट्रिया पर हमला करने वाला है। आपको वो बुलाएगा बचाने के लिए, लेकिन आपको नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है, जब बिस्मार्क ऑस्ट्रिया पर हमला करेगा, दोनों देश जब लड़ेंगे, जब ये दोनों देश लड़ेंगे प्रसा और ऑस्ट्रिया, तो दोनों कमजोर हो जाएंगे। जब दोनों कमजोर हो जाएंगे तो आप क्या कहते हैं, आक्रमण करके इनको भी जीत लीजिएगा, इसको भी जीत लीजिएगा। आपका जो आपकी सीमा है वो और बढ़ जाएगी। फ्रांस का राजा मान जाता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है कि ये बिस्मार्क की खेली गई चाल है। अब जो है ये मान जाता है कि मैं बचाने नहीं जाऊंगा। गौर करिएगा, यहीं पर छोटी, यहां पर आप देखेंगे तो एक सार्डिनिया पड़ता था, ऑस्ट्रिया सार्डिनिया पीटमांड, और यही एक छोटी सी जमीन थी जिसको इटली कहता था ये जमीन मेरी है, और जर्मनी कहता था मेरी है। अब बिस्मार्क समझ चुका था इस छोटी जमीन का अगर हम इटली को दे देते हैं तो इटली ऑस्ट्रिया को बचाने नहीं जाएगा, ये जमीन लेकर खुश हो जाएगा। इसीलिए प्रसा ने क्या किया, इस जमीन को इटली को दे दिया। इटली इस जमीन को पा गया, लेकिन बिस्मार्क ने शर्त रखी कि जमीन तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको ऑस्ट्रिया को बचाने के लिए नहीं आना है। तो इटली ने कहा यो मस्त, आप जाकर के उस पर आक्रमण करिए, मुझे मेरा हिस्सा मिल गया, मैं उसको बचाने के लिए नहीं आऊंगा। बात रही इंग्लैंड की, इंग्लैंड को उसने कह दिया, और रूस को उसने, प्रसा ने रूस को और इंग्लैंड को साफ साफ बता दिया कि उस समय बेटा आप देखेंगे औद्योगिकीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और औद्योगिकीकरण से बढ़ने के कारण कहा जाता है, उसने कहा कि जर्मनी में जो नई नई मशीनरीकरण आ रहा है उसको हम आप दोनों को दे देंगे, जिसके चलते आपके यहां भी औद्योगिकीकरण का युग आ जाएगा। जिसके चलते कहा जाता है कि मैं ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करूंगा और आप उसे बचाएंगे नहीं। अब क्या होता है, ये इंग्लैंड और रूस भी मान जाता है, फ्रांस भी मान जाता है, इटली भी मान जाता है। अब इस बिस्मार्क का रास्ता क्लियर हो गया। अब वो तुरंत तत्काल ऑस्ट्रिया पर हमला कर देता है। सोची समझी पूरी रणनीति के तहत ऑस्ट्रिया गुहार लगाता है बचाने के लिए, लेकिन कोई भी देश उसे बचाने के लिए नहीं जाता है। इस तरह से 1871 ईस्वी में हम देखते हैं जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। इसीलिए बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है, और बिस्मार्क ही एक ऐसा शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। याद रखिएगा बेटा, पेपर बहुत जल्द क्या कहते हैं 15-16 अक्टूबर को यूपी SSSC पेट का लगा हुआ है, जिसमें आपको ये विश्व का इतिहास भी देखने को मिलेगा, जिसमें बिस्मार्क, मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर जैसे महान क्रांतिकारी आपको देखने को मिलेंगे। आइए जर्मनी के थोड़ी सी चीजों को और जानने का हम प्रयास करते हैं, जो आपकी पेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस परीक्षा में क्या कहते हैं कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलने वाली है। अगर हम देखते हैं बेटा, बिस्मार्क की अगर बात कहा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, बिस्मार्क जो था किसका प्रधानमंत्री था? बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था? बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था? तो बिस्मार्क जो था बेटा वो विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ध्यान दीजिएगा बेटा, विलियम प्रथम जो कि कहा जाता है जर्मनी का राजा था, इसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, जिसके चलते कहा जाता है बिस्मार्क जो था इटली का एकीकरण करने के लिए वो आगे आ गया। आपको मैंने बताया कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद, जर्मनी अगर देखेंगे बेटा, जो जर्मनी है, जर्मनी का आर्थिक पिता किसे कहा जाता है? आर्थिक पिता किसे कहा जाता है? जर्मनी का आर्थिक पिता किसे कहा जाता है? अगर आप ध्यान देंगे जर्मनी का आर्थिक पिता के बारे में अगर आप नजर डालेंगे बेटा, तो यहां पर आएगा फेडरिक लिस्ट जो था वो जर्मनी के आर्थिक का पिता कहा जाता है। जर्मनी की राष्ट्रीय सभा का नाम जर्मनी की राष्ट्रीय सभा का क्या नाम था? जर्मनी की राष्ट्रीय सभा का
क्या नाम था? जर्मनी की राष्ट्रीय सभा का नाम, जर्मनी की राष्ट्रीय सभा का नाम डायड था। डायड क्या था बेटा? डायड था। जिसके चलते अगर आप देखेंगे कि आगे अगर आप देखते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, डायट नहीं हो, डायट नहीं, डायट है, डायट। अगर आप यहां देखेंगे तो डायट आपको नजर आएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जर्मनी की सभा हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो अभी अभी आपने देखा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर आप जानते होंगे बेटा, ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक था, ड्यूक मैटरनिक था। अब आप एक शब्द देखेंगे, ये ड्यूक, ड्यूक किसे कहते हैं? ड्यूक पर अगर आप ध्यान देंगे बेटा, तो ड्यूक का मतलब होता है जो राजा के घर से संबंध रखता हो, जो राजघराने से संबंध रखता हो, उसे ड्यूक कहते हैं। और ड्यूक मैटरनिक ने ये बखूबी कहा था कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये था बेटा कि जो भी घटना फ्रांस में होती है उसकी हलचल यूरोप के अनेक देशों में भी सुनाई पड़ने लगती है। वही घटना को लोग तरहीज देकर के अपने यहां भी करने लगते हैं, जिसके चलते कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक था बेटा। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना गया? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेह वाहक जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेह वाहक किसे माना गया बेटा? तो याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, वही नेपोलियन बोनापार्ट जिसकी तलवार कभी खून से खाली ही न रही, वही नेपोलियन बोनापार्ट है, कहा जाता है, जिसने पूरे यूरोप की नाक में दम कर रखा था, जिसने पूरे यूरोप को बता दिया कि अगर शासक कोई हो तो नेपोलियन जैसा हो। कभी कभी भारत में भी क्वेश्चन कर लेता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा बेटा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जो गुप्त वंश से रिलेटिव हैं उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिसके चलते कहा जाता है कि अगर आप और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कहा जाता है एकीकृत जर्मनी के राष्ट्र के निर्माता में अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा बेटा, तो विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का जो मंत्री, अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह से प्रशा का जो रक्षा मंत्री था बेटा, प्रशा का जो रक्षा मंत्री था जिसका नाम अगर आप देखेंगे प्रशा के रक्षा मंत्री का नाम, तो वान माल्टेक था बेटा। ये प्रशा का रक्षा मंत्री था, जिसके चलते कहा जा रहा है कि विलियम प्रथम ने, अगर आप देखेंगे जो बिस्मार्क की अगर बात आती है बेटा, बिस्मार्क को प्रशा का बाजीगर भी कहा गया है। बाजीगर क्या होता है बेटा? जो कहा जा सकता है, बाजीगर वही होता है जो अनहोनी को होनी में बदल देता है। जैसे लगा था कि प्रसाद 300 भागों में है, कभी एकत्रित नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा शासक आया 1862 में कि जिसने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी दूरदर्शिता से उसने जर्मनी को एकीकरण कर दिया और पूरे यूरोप में जर्मनी को एक प्रतिष्ठित राष्ट्र में लाकर खड़ा कर दिया। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे बाजीगर की उपाधि दी गई थी बेटा, इसे बाजीगर की उपाधि दी गई थी। और इसे बाजीगर की उपाधि दिया किसने था? बाजीगर की उपाधि किसने दिया? तो आप यहां पर ध्यान देंगे, विलियम प्रथम। किसने दिया था? विलियम प्रथम ने दिया था बेटा,
विलियम प्रथम ने इसे बाजीगर की उपाधि दी थी, उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या कहते हैं, जर्मनी के एकीकरण में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीजें ऐसी थी जो आपके सामने रखी गई, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टारगेट क्लासेज में ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी कि जिससे आपका SSSC पेट या आप IAS PCS लेवल के इस को अगर परीक्षा में बैठना चाहेंगे तो मेरी गारंटी है, मुझे आज भी याद है कि आशुतोष सर की कोचिंग में मैंने 1 हफ्ते कंटिन्यू जीके का क्लास लिया था। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो बिहार के 67वीं BPSC का आप पेपर उठा करके देख लीजिए। मेरे बताए हुए 1 हफ्तों का क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन उसमें जीके का एकदम हूबहू जो मैंने यहां बताया था वही BPSC में सेम छापा गया है। तो एक आशुतोष सर का जो क्या कहना है कि इस सुल्तानपुर में वो इस कदर शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं। जैसे प्रसा में आपने देखा था कि ऑटो वन बिस्मार्क ने शिक्षा की नीति को अनिवार्य और कहा जाता है एक प्रकार से बाध्य कर दिया था लोगों को पढ़ने के लिए। उसी तरह से आशुतोष सर जी भी अपने इस टारगेट क्लासेज के बदौलत और अपने तैयारी की बदौलत लोगों को उनके मुकाम पर पहुंचाना, उनको सफलता दिलाना, और कहा जा सकता है जब BPSC बिहार के पेपर में ऐसे 40-40 क्वेश्चन जीके के मिल सकते हैं तो SSSC पेट में मेरा विश्वास है कि आप साथ बने रहिएगा और जीके का क्वेश्चन आप देखिएगा, कहीं ना कहीं से आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। कल आपका टॉपिक होगा बेटा पेट का ही सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट कल आपको हम पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो पेट में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। आप लोगों को धन्यवाद।